मिलल इतनी स्टडी की तुमने, बीएससी एमएससी प्रोफेसर बनना था, वो सब अब तुमने छोड़ दिया, अब ये क्या मेहंदी लगाती फिर रही हो ऐसा। कुछ ऐसा है क्या जो यूजुअली लोग नहीं करते लेकिन आप करते हो और उससे आपको लगता है कि इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो? जो जनरल मेहंदी आर्टिस्ट है ना, वो लोग क्या करते हैं कि वही घिसी पीटी पुरानी सालों से जो मेहंदी चल रही है, फूल पत्ते फूल पत्ते फूल पत्ते, कुछ भी कहीं पे भी लगा दिया, वही अभी भी काफी लोग वही फॉलो करते हैं, वही ट्रेंड फॉलो करते हैं पुराना वाला। क्या आपको लगता है कि मेहंदी का जो आर्ट फॉर्म है उससे सोशली और इवन प्रोफेशनल्स में भी बहुत कम इम्पोर्टेंस, बहुत कम अहमियत दी जाती है? यस डेफिनेटली। पहले पेरेंट्स ऐसा बोलते थे, मेहंदी करेगी तू, हाँ, मेहंदी वाले की कोई थोड़ी इज्जत होती है, ऐसा बोलते थे। बट अब वो चीज़ नहीं रही, थैंक गॉड कि नहीं रही। एक चीज़ तो ये भी है कि 5 रुपये का कौन और 50,000 की मेहंदी, एक ये चीज़ भी है। तो उनको भी मैं ये बोलती हूँ कि बाकी का जो पैसा है वो उसकी तो मेहनत है हमारे पास, उसी की तो मेहनत करते हैं। मुझे लगता है ना, तब तक सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स प्रेशर कंट्रोल में करते हैं। कौन का जो सही से प्रेशर कंट्रोल समझ गया ना, उनका काम अच्छा है। मैं तो 2 चीज़ ध्यान में रखती हूँ, जब भी किसी का फेस देखती हूँ, ब्राइडल और ग्रूम का वो फ़ोन में फ़ोटो देते हैं, मैं 2 चीज़ का ध्यान रखती हूँ। हॉरिजॉन्टल डायग्राम, मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है वो, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो, उससे मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ। कान किधर होने चाहिए, नाक किधर होना चाहिए, फेस कितना होना चाहिए, आइज़ की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो सब पता नहीं, वो ऑटोमेटिक पूरा दिमाग में विजुअलाइज हो जाता है। आपको वैसे पोर्ट्रेट क्वीन कहा जाता है। हाँ, बट जब मेहंदी की बात आती है तब वो 1000 रुपये वाली मेहंदी लगवाते हैं, जबकि उनका लहंगा मनीष मल्होत्रा का लाख रुपए वाला होता है। और सबसे ज्यादा 99% आर्टिस्ट यहाँ पे ही गलती करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो वैसे तो आर्टिस्ट है, लेकिन उन्होंने जो उनका स्टार्ट है, उनका करियर का स्टार्ट है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया था। उसके बाद उन्होंने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया और उसके बाद उन्होंने एमएससी इन मैथमेटिक्स किया विद गोल्ड मेडल। और उसके बाद वो एक मेहंदी आर्टिस्ट बने, जो कि अभी करंटली वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने एजुकेट किया है। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने अभी तक एजुकेट किया है। हमारे साथ है आज मीरल पटेल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीरल जी, कैसे हो? बस फाइन। आज आपका बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सो मीरल जी एक साइंस स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है, और वो एक मेहंदी आर्टिस्ट कैसे बने? मैं बताती हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे मैथमेटिक्स तो पसंद ही था, और मुझे ऐसा लग रहा है एज ए आर्टिस्ट कि जिनको मैथमेटिक्स समझ में आता है ना, उनको एंगल्स समझ में आते हैं। एंगल्स 90 एंगल, लेस देन 90 एंगल, जो भी है, राइट एंगल जो भी है, मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन उनका जो भी है, तो वो सारी चीज़ें मुझे एक मेहंदी आर्टिस्ट में, बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए काम आई। मैं विजुलाइज कर सकती हूँ कोई भी डिज़ाइन को कि ये डिज़ाइन है, मुझे ये डिज़ाइन बनानी है हाथ में, तो मैं कहाँ पे, कैसे, कितने साइज़ में, कितने एंगल पे कैसे करनी है, उसका ब्रेकडाउन कैसे करना है, वो सब मेरे दिमाग में विजुअलाइज होता है बिकॉज ऑफ ओनली गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो एक मेहंदी आर्टिस्ट बनने का जो सफ़र था, आपने शायद 2017-18 के आसपास, हाँ। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आइडिया आया? हॉनेस्टली बताऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट बनूंगी। बचपन से मेरा गोल ये था ही नहीं। बचपन से शायद मेरा यही गोल था कि मैं एक टीचर बनूंगी या एक प्रोफेसर बनूंगी, और जब तक मैंने मेहनत की अपने लाइफ में, मैंने उसी डायरेक्शन में ही मेहनत की। बट अब अचानक से ये आर्टिस्ट आ गया। मैं बताती हूँ उनकी स्टोरी। सो 2017 में बेसिकली यूँ हुआ कि 2014 में मेरी शादी हुई एंड 17 में मैं प्रेग्नेंट हुई। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि इस टाइम को मैं यूज़ करती हूँ फॉर ए गुड माइंड डेवलपमेंट ऑफ माई चाइल्ड। तो मैंने सोचा कि मैं क्रिएटिव कोर्स कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं कौन सा करूँ। क्रिएटिव कोर्स तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे फील्ड है आर्टिस्ट के भी। मेहंदी मुझे थोड़ी पसंद थी, तो मैंने सोचा मेहंदी का ही कोर्स कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लोकल एरिया में अपने अच्छे आर्टिस्ट के साथ मैंने कोर्स किया, और फिर मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि मैं अच्छा कर सकती हूँ इस फील्ड में अगर मैं मेहनत करूँ तो। और फिर मैंने थोड़ा सा टीचिंग और थोड़ा सा मेहंदी के करियर को बैलेंस करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। फिर मेहंदी को ही मैंने फुल टाइम अपना लिया। आपने जब मेहंदी का जब स्टार्ट किया, उससे पहले आप कुछ पेंटिंग या स्केचिंग या वैसा कुछ करते हाँ, थे? वो करती थी बचपन से, वो तो करती थी। अच्छा,
तो उसने आपको हाँ, उसको तो मुझे हेल्प किया ग्रो होगा। करने में ज़्यादा हेल्प की, ऐसा कह सकते हैं। पेंटिंग ना मैं करती थी, बचपन से करती थी। अभी आपका जनरली तो वेडिंग्स में रहता है, हाँ, हाँ, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो वेडिंग्स में हाँ, ही होता है मेहंदी का। उसके अलावा छोटे मोटे त्योहार या फंक्शंस हाँ। होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ कोई नया क्लाइंट आया जिसने आपको हायर करने के लिए बोला है ब्राइडल मेहंदी या फिर पूरा जो ग्रुप है उसके लिए, तो वो आपका एक प्रोसेस जो होता है स्टार्ट से एंड तक का, वो किस तरीके से होता है? जनरली तो यूँ होता है कि मोस्टली लोग हमारा प्रोफाइल देख के ही आते हैं। मोस्टली इंक्वायरीज़ जो जनरेट होती है ना, वो प्रोफाइल देख के होती है। वो लोग कॉल करते हैं, इन्फॉर्मेशन माँगते हैं, हम उन लोगों को पैकेज देते हैं और पैकेज के हिसाब से फिर उनको क्या चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट समझ के हम उसको एक पैकेज तैयार करके देते हैं और फिर डील होती है। और आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है? हाँ, कई ब्राइडल को ऐसा होता है कि मुझे मिरर मैम से ही मेहंदी लगवानी है और मुझे इसी टाइप से ही लगवानी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे दूसरे मेहंदी आर्टिस्ट के काम से अलग करती है। जैसे कि मेरा जियोमेट्रिक स्टाइल, मेरा फ्लावर का स्टाइल, तो वो कई क्लाइंट को पसंद आता है और स्पेशल वही चीज़ देख के मुझे ऐसे कई ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर मिले हैं जो उसी टॉपिक के रिलेटेड ही उनको मेहंदी लगवानी थी। जैसे कि मैंने एक रील रखी है अपने इंस्टाग्राम में, पूरी रोज़ से भरी हुई है मेहंदी, पूरे हाथ में ऊपर से लेके नीचे तक रोज़ 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 है, रोज़, रियल फ्लावर। ऐसा आप देखोगे ना तो ऐसा ही लगेगा कि रोज़ पेंट किया है। अच्छा। तो हाँ, तो उसने मेरे अकाउंट में कहीं नीचे, बहुत नीचे फ्लावर देखे थे रोज़ के और उसको ये दिमाग में छप गया, मेहंदी लगवाऊंगी तो सिर्फ मिरल पटेल से ही लगवाऊंगी वरना नहीं लगवाऊंगी। तो मैं यहाँ से लोनावाला गई स्पेशल मेहंदी लगाने, और स्पेशल। जनरली तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग का भी, मैं खुद फोटोग्राफी बिजनेस से ही हूँ, तो एक दिन में हम एक ही क्लाइंट मैनेज कर पाते हैं हाँ, सेम मैक्सिमम। हियर। हाँ, तो आपका वैसा है या आपका टीम भी है और आप अलग से भी मतलब करते हो, कैसे रहता है? नहीं, हम एक्चुअली ऐसा करते हैं कि हमको 5 घंटे चाहिए एक ब्राइडल मेहंदी के लिए, तो हम दिन में 2 ऑर्डर लेते हैं। अहमदाबाद के अंदर है तो 2 ऑर्डर, एक मॉर्निंग में कर लिया, एक नून में कर लिया। एरिया तो कोई भी हो अहमदाबाद में पहुंच सकते हैं, बट अगर आउट ऑफ अहमदाबाद का है तो फिर एक दिन में एक ही ऑर्डर कर सकते और प्राइसिंग भी फिर उस तरीके का हैं। हाँ, ही लेना प्राइस फिर पड़ता डबल होगा। हो जाता है ऑब्वियसली। तो जब क्लाइंट से कन्वर्सेशन होती है कि इस तरीके का करना है और ये चीज़ें करनी है, तो उसको पिक्चराइज कैसे किया जाता है? मैं आपकी थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि जैसे क्लाइंट ने आपको बोला कि हमारा कुछ स्टोरी है, जैसे कि मैंने एक ब्राइड का देखा था, तो उनका फ्रेंड्स की जो वेब सीरीज़ थी उनको पूरा उसका थीम बनवाना था। तो वैसा कुछ है, या मान लीजिए डीडीएलजे का कुछ उनको पसंद था, कुछ स्टोरी है उनका, तो उस टाइप का कुछ उनको थीम बनवाना है, तो उसका एक जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि कहाँ पर क्या करना है, किस चीज़ को पिक्चराइज करना है, क्या लिखना है, क्या हाँ, ड्रॉ करना है? हाँ, हाँ, नाइस क्वेश्चन। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये क्रिएटिव है, नॉर्मल मेहंदी नहीं होती। अगर ब्राइडल ऐसी डिमांड करते हैं तो नॉर्मल मेहंदी नहीं होती। उसके लिए हमको पहले से होमवर्क करना पड़ता है। हमको 4 से 5 डिज़ाइन बनानी पड़ती है, फिर क्लाइंट को दिखाना पड़ता है कि आपको देखिए कि आपकी चॉइस के हिसाब से हमने इतनी डिज़ाइंस पेपर में बनाई। वो पेपर में बनाते हैं हम। तो वो हाथ के डायग्राम के ऊपर बनाते हो? हाँ, हाँ, हाथ के डायग्राम के ऊपर हम पेपर में 5 से 6 उसको ऑप्शंस देते हैं। फिर उसमें से उनको जो अच्छा लगे वो हम उनको फिर ओरिजिनल टाइम पे ओरिजिनल मेहंदी में हम उनको करके देते हैं। आपको वैसे पोर्ट्रेट क्वीन कहा जाता है, हाँ, और पोर्ट्रेट्स में आपका, मैंने भी देखी है आपकी प्रोफाइल, काफ़ी बेहतरीन पोर्ट्रेट्स आप करते हो। तो वो कहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ? क्योंकि ऑनेस्टली वो भी वही चीज़ें सेम कि पोर्ट्रेट करना मैंने नहीं सोचा था, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैंने ना पेपर में ट्राई किया थोड़ा सा। मैंने अपना हस्बैंड का स्केच बनाया थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि ये 30-40% तो फेस आ रहा है, क्यों ना मैं उसमें थोड़ी और मेहनत करूँ तो थोड़ा आ जाएगा। दूसरी बार मैंने वही सेम पिक्चर बनाया पेपर में, पेंसिल से ही बनाया था उस टाइम पे, मेहंदी पे नहीं बनाया था, तो 50% आया। मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार ये तो हो सकता है, ये हो जाएगा। फिर से तीसरी बार ट्राई करा, 70-80% आया, एंड फोर्थ टाइम 100% वो फेस आ गया था। दैट मीन्स मुझे वो रियलाइज़ हो गया कि हाँ अब मैं वो उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकती हूँ। और मैं जैसे ये स्केच आर्टिस्ट होते हैं ना जो पेपर पे करते हैं, लाइव नहीं करते, वो लाइव मॉडल में दिखा के फिर जी। पेपर पे करते हैं, वो विजुअलाइज प्रोसीजर दिमाग में स्टार्ट हो गया और फिर वो बनने का स्टार्ट हो गया। और ये मैं कह सकती हूँ इट्स टोटली गुड गिफ्ट, टोटली गुड गिफ्ट, क्योंकि वो अचानक से मेरे पास कुछ पॉइंट आया और मैंने उसमें मेहनत किया और वो हो गया। मैंने आगे पहले तो मेहनत नहीं की ना, मेरी सालों की मेहनत नहीं है उसके पीछे।
मैं मतलब मुझे ऐसा भी लगता है, कई लोग ऐसा नहीं बोलते जो पिछले जन्म का होमवर्क करके आते हैं या पिछले जन्म का जो आर्ट जहाँ से खत्म हुआ था उसी वहाँ से चीज शुरू को हुआ। वहां से शुरुआत हुआ, वो ये चीज है, ऐसा मुझे लगता है, फिर पता नहीं। पोर्ट्रेट्स एक बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो, क्योंकि हर एक का फेस स्ट्रक्चर बहुत सी चीज़ें मैटर सबका करती है। अलग अलग, सबका अलग अलग करना तो पड़ता है। उसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या टेक्निकली ऐसी चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है? मैं तो दो चीज़ ध्यान में रखती हूँ, जब भी किसी का फेस देखती हूँ, ब्राइडल और ग्रूम का वो फ़ोन में फ़ोटो देते हैं, मैं दो चीज़ का ध्यान रखती हूँ। हॉरिजॉन्टल डायग्राम, मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है वो, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो, उससे मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ। कान किधर होने चाहिए, नाक किधर होना चाहिए, फेस कितना होना चाहिए, आइज़ की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो सब पता नहीं, वो ऑटोमेटिक पूरा दिमाग में विजुअलाइज हो जाता है। और फिर जब हम कौन से बनाते हैं ना, मोस्टली आ जाता है, मोस्टली वो फेस आ ही जाता है। तो उस टाइम पे फ़ोटो बाजू में ही रहता है? फोटो बाजू में रहता है, वो लाइव करती हूँ मैं विदाउट ट्रेसिंग। ट्रेसिंग नहीं करना है। दो मेथड से होता है पोर्ट्रेट। अच्छा। एक होता है ट्रेसिंग करके, कि जिसमें मैं फेस की ये आउटलाइन जो होती है, फेस की आउटलाइन, कान की आउटलाइन, आंख का जो एरिया होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेस कर लेती हूँ, और फिर मेरे को उसको मेहंदी से सिर्फ एम्बोस करना रहता, शेडिंग देना रहता है, बाकी मेन आउटलाइन हो गई होती है। दूसरी मेथड है टोटली फ्री हैंड मेथड, कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन पास में रखना है, फोटो को देखना है और हाथ में मेरे को ड्रॉ करना है, और वो मैं कर लेती हूँ। मैं दोनों ही मेथड कर लेती हूँ, फ्री हैंड भी मुझसे हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट जो किया था पोर्ट्रेट करने का, वो फ्री हैंड से ही किया था। ट्रेसिंग मैंने बाद में सीखा। अच्छा, तो ट्रेसिंग मतलब थोड़ा-सा ईज़ी वे रहता थोड़ा है। इजी रहता है, स्टूडेंट के लिए इजी रहता है। मैं सिखाती हूँ ट्रेसिंग मेथड ही, लाइव नहीं सिखाती, क्योंकि वो सब नहीं विजुलाइज कर सकते। अगर कोई फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो लोग कर लेते हैं, बाकी अगर जो लोग प्रैक्टिस नॉर्मल, हाँ, तो कर सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए ना बाकी उसमें। स्टूडेंट नहीं कर सकते। तो आप किस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हो? कुछ ऐसा है क्या जो यूजुअली लोग नहीं करते लेकिन आप करते हो और उससे आपको लगता है कि इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो? हाँ, एक ही पोर्ट्रेट की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। यस, जैसे मुझे आपका पोर्ट्रेट करना है तो मैं क्या करूँगी, आपका ऑर्डर आया, समझ लो आपकी शादी, आपका फियांसे ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे ये ग्रूम का पिक्चर करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं आपका ऑर्डर पे जाने से पहले 3-4 बार प्रैक्टिस कर लूँगी। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, समझ लो उसमें मेरी 50-60% मिस्टेक है, मुझे पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पे कौन सी मिस्टेक की। दूसरे अटेम्प्ट में मैं उस मिस्टेक को रिकवर करती हूँ, तो वो मिस्टेक रिकवर होके 20-30% लेस हो जाती है। तो ऑलमोस्ट समझ लो 70-80% मेरा फेस आ गया, थर्ड अटेम्प्ट में 90% आ गया, एंड फोर्थ अटेम्प्ट में 99% आ गया। तो वो ओवरकम करना पड़ता है। हाँ। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल करो, एरर निकालो, फिर से ट्रायल करो, एरर निकालो, और काम हो जाता है। ओके। सो आपने जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि एजुकेशन, आपके एजुकेशन ने आपको हेल्प की है इस चीज़ में। डेफिनेटली। उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में बताइए कि क्या-क्या एक्चुअल चीज़ें, जैसे आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था तो उस चीज़ ने आपको कैसे हेल्प किया इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में? मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मैं जब आर्टिस्ट बनी ना, तो सब लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि मिलल, इतनी स्टडी की तुमने, बीएससी एमएससी, प्रोफेसर बनना था, वो सब अब तुमने छोड़ दिया, अब ये क्या मेहंदी लगाती फिर रही हो, ऐसे। क्योंकि एक मेहंदी आर्टिस्ट की वो वैल्यू अभी समाज में नहीं है। अब ये हो गई है, स्टार्ट हो गया है, बट वो लेवल का नहीं है जो लेवल का होना चाहिए। तो घर पे भी वही मेंटालिटी, इवन मेरे मम्मी पापा और मेरे पेरेंट्स इन लोग दोनों ही, तो था स्टार्टिंग में वो। फिर मैंने जब करने का स्टार्ट किया ना, तब उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो गया कि नहीं नहीं ये अच्छा है, बट बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ। तो और दूसरी बात ये कि स्टडी जो है ना वो कहीं नहीं जाती, ये मैंने रियलाइज़ किया कि आपने जो भी पढ़ाई किया, जहाँ तक भी पढ़ाई की और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, एक टाइम पे आके जीवन पे वो काम लगता ही है आपको। Definitely. जैसे मुझे अभी वो सारी चीज़ काम लग रही है, मुझे एक कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन स्किल, कि अभी मैं ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं मेरे, तो मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो बहुत सारे कंट्री के हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे कंट्री के हैं, ऐसा बहुत कम कोई ऐसा कंट्री होगा कि जहाँ से मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है। तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने में वो चीज़ मेरे को स्टडी काम में आती है। एक टाइम पे एजुकेशन होना, एजुकेटेड होना, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए, ये बेसिक नीड है हर एक पर्सन की, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। और मेरा क्वेश्चन जो था ना, उससे बेसिकली मेरा मतलब ये था कि
जैसे मैथमेटिक्स में आपने जो बताया ना कि लाइंस एंड डायग्राम्स एंड हाँ एंगल्स, हाँ हाँ तो हाँ। उस पे मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि किस तरीके से वो चीज़ आपको एक समझने में या काम करने में हेल्पफुल होती है। हम्म मैंने जो मैथमेटिक्स का पढ़ाई किया ना वो तो प्योर मैथमेटिक्स था। उससे और ये आर्टिस्ट मेहंदी को इतना लेना देना नहीं है, बट आप में एक मैथमेटिक्स की समझ होनी, मतलब कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 1 mm है तो इधर भी 1 mm ही होना चाहिए। अगर आप मेरे को दूर से एक पेपर दिखाओगे जिसमें 2 लाइन ड्रॉ की होगी तो मैं दूर से ही आपको बता दूंगी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना कम है, मतलब एक साइड 2 mm हाँ और एक साइड 3 mm मैं दूर से विजुअलाइज कर सकती हूँ। ये मेरी एक खुद की एक इनर कैपेसिटी, इनर स्किल जिसको हाँ बोल हाँ सकते हैं। दूसरे लोग नहीं कर सकते। अगर आप हाँ, किसी को बोलोगे कि आप देखो दूर से मेरे को बताओ कि ये 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो पैरेलल दूर होनी से नहीं चाहिए। माप सकते। मैं आपको दूर से ये बता दूंगी कि ये 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना कम है, एक साइड कितना ज्यादा है, तो वो एक इनर स्किल कह सकते हैं हम कि अंदर से ही मुझे वो पता चल जाता है। तो वो वही हुआ ना कि दूर से ये लाइन सीधी है कि नहीं, वर्ड हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, ट्रायंगुलर प्रॉपर है कि नहीं, स्क्वायर प्रॉपर है कि नहीं। मोस्टली हमको मेहंदी में कौन से शेप काम में आएंगे? हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगुलर्स, हेक्सागोन, पेंटागोन, ये सारे शेप हमको काम में आता है। तो वो मुझे अगर थोड़ा भी आगे पीछे ना हाथ में तो पता चल जाता है। जैसे कि सर्कल है, मेरे को एग्जैक्ट पाम के सेंटर में लेना है, थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये थोड़ा इधर उधर है, छोटा मोटा है, या सर्कल प्रॉपर नहीं है, सेंटर में नहीं आया है। वो एक विजुअलाइजेशन से पता चल जाता है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। नहीं है तो मैं उसको प्रॉपर करती हूँ हाथ में, और क्लाइंट को पता चल जाए हाँ मैम ने एग्जैक्ट सेंटर में बनाया है। और ये मेहंदी की पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं क्या कि इसको इस तरीके से ही करना चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाँ इसको नहीं करना चाहिए, हाँ ऐसे कुछ रूल्स हाँ बताइए। होते हैं, बट ये क्योंकि सब मैं लोगों मैं इस चीज़ में नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो उस तरीके से बताइए। हाँ होते हैं, रूल्स तो होते हैं बट सबको नहीं पता। मतलब जो जनरल मेहंदी आर्टिस्ट है ना, वो लोग क्या करते हैं कि वही घिसी पीटी पुरानी सालों से जो मेहंदी चल रही है, फूल पत्ते फूल पत्ते फूल पत्ते, कुछ भी कहीं पे भी लगा दिया, वही अभी भी काफी लोग वही फॉलो करते हैं, वही ट्रेंड फॉलो करते हैं पुराना वाला। बट अब तो बहुत नई मेहंदी आ गई है जिसमें आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी डिजाइन कहाँ पे लगाएंगे तो उसका लुक आएगा ब्राइडल मेहंदी में। और मैंने वही चीज़ पे ज़्यादा काम किया। जब मैं बिगनर थी ना तो उसी चीज़ पे मैंने ज़्यादा काम किया कि मैं ये डिज़ाइन यहाँ ना लगा कि यहाँ ना लगा कि यहाँ लगाऊंगी तो उसका गेटअप गिर जाएगा। जैसे कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि लोटसिस लगाते हैं मेहंदी में। तो हम क्या करते हैं कि लोटस है ना लुक वाइज डार्क होता है, कलर में भी वो डार्क आता है। तो स्टार्टअप में किस टाइप का पेच लगाना चाहिए, मतलब कौन सा शेप का पेच लगाना चाहिए? जिस जनरली हम ना लीफ शेप का एक पैच लगाते हैं स्टार्टअप में यहाँ पे, उसका लुक बहुत ज़्यादा आता है जब फोटोग्राफी करते हैं तब भी हाँ और कलर के बाद भी, क्योंकि वो कलर में इतना डार्क होता है कि अगर ब्राइडल दूर से भी हमको दिखती है ना तो वो चीज़ हमको दिख जाती है कि हाँ इसका कलर मेहंदी का बहुत अच्छा आया है। हाँ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना मेहंदी में कि सिर्फ मेहंदी लगा के चले नहीं जाना है आपको। अच्छा उसका जो एक्चुअल विजन है ना वो 2 दिन बाद पता चलता है, शादी के दिन, क्योंकि मेहंदी 2 दिन पहले लगती है। जी। ओरिजिनल जो आपका रिजल्ट है ना वो मेहंदी के ये शादी के दिन पता चलता है आपको कि कलर कैसा आया है। क्योंकि कई कुछ डिजाइन ऐसी है कि जिसमें कलर प्रॉपर दिखता ही नहीं है। उस वक्त नहीं दिखता। हाँ जब मेहंदी लगाई है तब दिखता है, बट जब शादी के दिन वो जो डिजाइन दिखनी चाहिए, जो एम्बोस होके वो आनी तब नहीं चाहिए, दिखती। वो तब नहीं दिखती। लोग आर्टिस्ट लगा के चला गया, वो उनको खुद को नहीं पता होता कई बार। तो फिर क्लाइंट ऐसे बोलते हैं इसका लाइट कलर आया, बट एक्चुअली वही चीज़ आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि कौन सी डिजाइन कहाँ पे कैसे लगानी ना, उसकी समझ तभी आएगी जब हम शादी के दिन का कलर नोटिस करेंगे। मतलब एक्चुअल तो उसका रीजन शादी के दिन का ही है। हाँ, अगर उस वक्त अच्छा हाँ, लग रहा है लगाने के हाँ, वक्त तो कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ उस वक्त के फोटोग्राफ में अच्छा लगेगा। हाँ 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 हाँ। तो अभी भी एक्चुअली वो चीज़ है अभी थोड़ा मार्केट में कि फोटो ले लिया हमारा काम हो गया, बट नहीं, हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट है वो शादी के दिन के फोटो में पता चलता है। अगर उसमें आपकी मेहंदी डार्क है हाँ तो आपकी मेहनत सफल, अगर उसमें आपका लाइट है कोई पैटर्न। तो मैं तो स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की, ब्राइडल से फोटो मंगवाती थी मैं हाँ कि आपके मेरे को पिक्चर दो, फिर मैं उसमें जूम करके देखती थी, फिर मुझे पता चल जाता कि ये लाइट था ये डार्क था। तो जो जो चीज़ लाइट थी या जहाँ लाइट पड़ रही थी वो हाँ। सारी डिजाइन को मैं निकालती गई, नया इनोवेटिव डालती गई, अच्छा और फिर मेरे को ओवरऑल एक प्रोसेस दिमाग में वो हो गया कि मेरे को ये चीज़ यहाँ पे इस टाइप की लूंगी तो उसके फोटोग्राफ्स अच्छे आए।
मतलब शादी के दिन के फोटो देख के भी आपने स्टडी किया और उसको भी एनालाइज किया कि ये निकाल के ये ऐड करना चाहिए। हाँ सही बात है। हाँ हाँ, जैसे ये बैंगल का पार्ट होता है, यहाँ पे हाँ। तो चूड़ियाँ होती है, जनरली ब्राइडल इतनी चूड़ियाँ तो पहनती ही है। जी जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई लाइट वाली पैटर्न ले ली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ पे मैं डार्क ले लेती हूँ, हाँ, डार्क क्योंकि ये पेच ज्यादा लेती हूँ। विजिबल रहेगा। यस, ये विजिबल रहता है, ये विजिबल रहता है, ये डार्क लेना है और ये बड़ी साइज का लेना है। कभी भी आपको बारीक नहीं करना है। Okay. बारीक करोगे वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी ह्यूमन इंसान की जो स्किन होती है ना, वो भी आगे और पीछे कलर डिफरेंस होता ही है। सनबर्न हो ही जाता है। बहुत ऐसी कम ब्राइडल की स्किन आपको मिलेगी जिसकी स्किन पे सनबर्न ना हो। इवन हाँ, एक कलर नहीं होता। हाँ। आगे व्हाइट होता है, पीछे थोड़ा सा डार्किश होता है। तो आगे आप कोई भी डिजाइन करो बारीक कलर में हाँ। दिखता है, बट पीछे वो चीज नहीं दिखता। और सबसे ज्यादा 99% आर्टिस्ट यहाँ पे ही गलती करते हैं। अच्छा। यहाँ बड़ी डिजाइन करनी चाहिए, कलर आए ना वैसी, और लोग बारीक करने के चक्कर में बारीक बारीक करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ डार्क स्किन रहती है ज्यादातर। यस, इसलिए बारीक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बड़ा मोटा और दूर से ही दिखे वैसा काम करना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा बारीक करते हैं और थोड़ा सा लाइट करते हैं, क्योंकि वो तो चूड़ियों में छुप जाने वाला है। जी। नो डाउट, वो सारे पिक्चर्स आपके हल्दी में और उस सब में दिख जाती है। डिजाइन आपको जो दिखानी है वो दिख जाती है, बट ओवरऑल आपका जो शादी के दिन का लुक है ना, वो टिप टॉप आता है। फिर हम यहाँ पे फिर से डार्क करते हैं, तो मोस्टली यही रहता है, डार्क लाइट डार्क। ओके, सही है। ऐसे उसमें भी फिर हमको अगर कॉम्बिनेशन करना है क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से तो वो हम करते हैं। बट वो अब वही है कि प्रैक्टिस करते करके आपको वो समझ में आ जाएगा, ये इंसान की स्किन ऐसे टोन की है, इतनी साइज का उसका हाथ है, तो ऊपर ये डिजाइन लेनी चाहिए, नीचे ये लेनी चाहिए, उसके नीचे ये लेनी चाहिए, उसके नीचे ये लेनी चाहिए। फिर वो करते करते समझ में आ जाता है। और स्किन टोन से कैसे इफेक्ट्स होते हैं? मतलब अगर मान लीजिए जैसे आपने बोला कि ब्राइट, मतलब अगर गोरी स्किन है तो उसमें तो शायद मेहंदी का कलर दिखना ही है। हाँ, और गोरी जो- में तो दिखता ही है, और आप जो चाहे कोई डार्क भी टोन टाइप की है, हाँ तो डार्क टोन की स्किन में फिर कैसे करते हैं? अगर बहुत ज़्यादा डार्क है हाँ, तो तब क्या किया जाता है? मैं वही करती हूँ। मैं स्किन टोन के हिसाब से ही काम करती हूँ। गोरी स्किन है तो आप कुछ भी लगाए तो बहुत अच्छा ही लगता है, सुंदर ही लगेगा गोरी ब्राइडल है तो। बट आपके पास अगर साउथ इंडियन ब्राइड आ गई तो फिर आप वो बारीक बारीक काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बड़ा काम करना पड़ता है। तो मैं तो जनरली क्या करती हूँ, आई प्रेफर लोटस। लोटस इस नेगेटिव स्पेस में यूज होता है। नेगेटिव स्पेस मतलब फ्लावर वाइट रहता है, आसपास का डार्क होता है। नेगेटिव स्पेस मतलब मैंने लोटस ड्रॉ किया है ना, तो बीच का वाइट रहेगा, आसपास का मैं फिलअप करूंगी तो वो डार्क हो जाएगा, तो वो एम्बोस करके कलर में दिखेगा। तो इस टाइप की कोई भी नेगेटिव स्पेस पैटर्न में डार्क स्किन में करती हूँ। अच्छा। डार्क स्किन में पूरा नेगेटिव स्पेस फिल करती हूँ, कलर इतना मस्त आएगा कि डार्क स्किन वाली ब्राइडल भी खुश हो जाएगी कि मिरल मैन कलर बहुत सुंदर आया है। नेगेटिव स्पेस वाला जो है वो एक बार समझाइए ना। जैसे कि जैसे आपने यहाँ पे अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ ड्रॉ की है। हाँ, जैसे कि ये मेरा टेटू है अभी ये, जी। ठीक है, मेरी स्किन वाइट है और टेटू ब्लैक है। ओके। तो ये लुक अगर मैं ये टेटू यहाँ पे मेहंदी से करूंगी ऐसा, तो वो भी कलर में काला आने वाला है। हाँ। काला ही आएगा ना, कलर हाँ। के बाद वो डार्क ही आएगा। अब मैं इससे ऑपोजिट करूं, मतलब ये लोटस की बॉर्डर ड्रॉ कर लूं, फिर मैं लोटस को वाइट छोड़ दूं और मैं इसका आसपास का शेप बना के या ऐसा पट्टा करके ये डार्क कर दूं, तो वो उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया। सही बात है। हाँ। कि लोटस वाइट दिख रहा है अभी और आसपास का डार्क दिख रहा है, तो वो नेगेटिव। अगर मैं लोटस को फील करती हूँ तो वो पॉजिटिव हो गया। ओके। तो हम डार्क स्किन में नेगेटिव स्पेस वाला काम ज्यादा करते हैं। उसमें लोटस भी कर सकते हैं, कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न भी कर सकते हैं, कुछ लीव्स कर सकते हैं, कुछ ग्रीड्स कर सकते हैं, जो कलर में बहुत अच्छी आती है। ओके, मतलब नेगेटिव वाला जो होता है उसमें बेसिकली इनर साइड जो रहता है जहाँ एक्चुअल में white फील रहता है। करना रहता है उसको ब्लैंक छोड़ जो देते मेन पैटर्न निकल के आती है ना, वो व्हाइट कलर की होती है, जो वो स्किन Okay. रहती है। हैं। ओके, ऑपोजिट हम फील करते हैं, इसलिए उसको नेगेटिव बोलते हैं। मेक सेंस। क्या आपको लगता है कि मेहंदी का जो आर्ट फॉर्म है उससे सोशली और इवन प्रोफेशनल्स में भी बहुत कम इम्पोर्टेंस, बहुत कम अहमियत दी जाती है? यस, डेफिनेटली बहुत कम। अब हम ऐसा कह सकती हूँ या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे जैसे जो है अच्छे आर्टिस्ट, उनके वजह से थोड़ा सा मार्केट अप आया है या उसकी वैल्यू होने का स्टार्ट हुआ है, बाकी अब तक नहीं था। इवन खुद ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हेयर आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपने लुक को, अपने क्लोथ को, डिज़ाइनर क्लोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट जब मेहंदी की बात आती है तब वो 1000 रुपये वाली मेहंदी लगवाते हैं, जबकि उनका लहंगा मनीष मल्होत्रा का 1,00,000 रुपये वाला होता है।
बट मेहंदी में उसको पैसे नहीं खर्च करना, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेहंदी तो चली जाएगी, तो मेकअप भी तो चला जाएगा आपका। 5 घंटे में तो आप वो निकालने वाले हो मेकअप, तो जो 50,000 रुपये दे के आपने मेकअप करवाया है वो तो निकल जाएगा। उसके Definitely. पीछे अपने खुद फेस के लुक के पीछे वो लोग ध्यान देते, बट हैंड के लुक के पीछे वो लोग ध्यान नहीं देते। कई ऐसे ब्राइडल है कि मेहंदी में पैसे खर्च नहीं करना चाहते, या घर वाले ऐसे उनको बोलते हैं, या ब्राइडल की मम्मी ऐसा बोलती है कि मेहंदी तो चली जाएगी, उसमें थोड़ी 50,000 रुपये की मेहंदी लगवा सकते हैं। लहंगा भी रोज थोड़ी पहनने वाले हैं। हाँ, बट तो भी उनके पीछे वो एक माइंडसेट है, अभी भी समाज में है कि मेकअप के पीछे पैसा खर्च करना है, कपड़े के पीछे करना है, बट मेहंदी के पीछे नहीं करना है। मेहंदी कुछ भी, इवन मैं अभी भी कई अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के जब इंस्टाग्राम में मैं खोलती हूँ पेज, तो मेकअप इतना अच्छा होता है, लहंगा इतना अच्छा होता है, मेहंदी आप देखो पूरे पैसे पड़ जाते हैं। मैं तो ऐसा बोलूँगी, क्योंकि मेहंदी जब तक आपकी अच्छी नहीं दिखेगी, ये मोस्टली तो यही पार्ट दिखता है बैक का, अगर यही पार्ट अच्छा नहीं दिखता है तो फिर आपका पूरा जो ब्राइडल का लुक है वो जीरो हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। नहीं, सही बात है। तो अब लोग थोड़े से जागरूक होने का स्टार्ट हुए हैं, बट अब तक वो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं थी। और अभी भी मेरे को लग रहा है कि एक आर्टिस्ट का अगर लिस्ट बनाए ना, कि पेंटिंग आर्टिस्ट, स्कल्पचर आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, तो उसमें मेहंदी आर्टिस्ट का नाम कहीं नहीं आएगा। वो है ही नहीं, आर्ट फॉर्म के लिस्ट में ही नहीं है। इतनी निग्लेजिबल आर्ट अब तक उनको वो चीज़ दिया गया था, बट अब थैंक टू सोशल मीडिया या इंटरनेट कि वो चीज़ अब लोगों को समझ में आ रही है कि ये मेहंदी भी एक इम्पोर्टेंस देने वाला टॉपिक है। पहले इतने मेहंदी आर्टिस्ट नहीं थे, अब बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट, बहुत सारे। आफ्टर लॉकडाउन तो उसके नंबर डबल या ट्रिपल हो गया है, मेहंदी आर्टिस्ट का नंबर। अच्छा, क्योंकि लोग अब समझे, या घर से भी वो परमिशन मिली पेरेंट्स से कि ना तुम मेहंदी करो। पहले पेरेंट्स से ऐसा बोलते थे, मेहंदी करेगी तू, हाँ, मेहंदी वाली की कोई थोड़ी इज्जत होती है, ऐसा बोलते थे। बट अब वो चीज़ नहीं रही, थैंक गॉड कि नहीं रही। अब वो चीज़ में आया है, एक थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस आया है कि नहीं, मेहंदी से भी पैसा कमाया जा सकता है, अच्छे खासे पैसा कमाया जा सकता है, एक बिजनेस बनाया जा सकता है। तो ये जो विचारधारा है कि मेहंदी लगाना एक छोटा काम है, या फिर मेहंदी एज अ आर्ट फॉर्म छोटी चीज़ है, मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट हाँ। मेरे हिसाब से। तो इस विचारधारा को किस तरीके से बदला जा सकता है, वैसा कुछ है क्या जो मेहंदी आर्टिस्ट कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं क्या जिससे लोगों की ये जो थिंकिंग है उसको बदला जा सके? हो गई है, होने का स्टार्ट हो गई है, ये थिंकिंग अच्छा। स्टाइल प्रोसेस स्टार्ट हो गई है चेंज होने का। अच्छा, हाँ, अब लोग इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना सोशल मीडिया, उससे आपको मैंने कुछ फोटो रखा ऐसा, मैंने या कोई ऐसा फिगर बनाया, जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ, मुझे मार्केट में ध्यान खींचा मेरे पोर्ट्रेट के वजह से, कि मैंने कुछ पोर्ट्रेट अपलोड किया। सबसे पहले मुझे याद है मैंने रणवीर सिंह का पोर्ट्रेट रखा था इंस्टाग्राम पे। रणवीर सिंह का इतना रियलिस्टिक बना था कि एक आर्टिस्ट ने, एक अच्छे गुड टॉप मेहंदी आर्टिस्ट ने मुझे ऐसी कमेंट डाली थी उस पोर्ट्रेट में नीचे कि आई कैन नॉट टेक ऑफ माई आइज। ये पोस्ट से मैं अपनी नज़र नहीं हटा रही हूँ, उतनी मैं बार बार देख रही हूँ दिन में, और वो मुझे छू गई कि अच्छा। हाँ भाई, अगर वो लोग इतना अच्छे गुड आर्टिस्ट, टॉप आर्टिस्ट इसको जूम कर करके देख रहे हैं, तो दूसरे लोग तो देखने ही वाले हैं। तो फिर जो दूसरे लोग होते हैं, नॉर्मल इंसान जो होते हैं, जो घर पे ऐसे ही इंस्टाग्राम चलाते हैं या यूट्यूब देखते हैं या कुछ भी, तो उनके ध्यान में भी तो आएगा ये चीज़ कि हाँ। ये मेहंदी से बना हुआ है और इतना रियलिस्टिक। क्योंकि अभी तक तो मेहंदी से फूल पत्ते ही देखे थे, या फूल पत्ते ही इमेजिन किए थे, या हमने खुद ही फूल पत्ते ही लगाए थे। इससे आगे तो हमने कुछ लगवाया ही नहीं है, मतलब पोर्ट्रेट जैसी चीज़ तो हमने कभी लगवाया ही नहीं है, ये तो पहली बार देख रहा है। फिर उनको वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार मेहंदी के कौन से पोर्ट्रेट में शेडिंग डालना वो कोई छोटी बात नहीं है। तो लोगों ने ये चीज़ अट्रैक्ट की सब लोगों को। फिर मैंने क्या किया ना, पोर्ट्रेट का लेवल बढ़ाया। जैसे मैं पहले क्या करती थी, बस ऐसे फेसिस वाले पोर्ट्रेट किए, फिर मैंने स्माइल वाले पोर्ट्रेट स्टार्ट किया, तो वो एक स्टेप टफ हो गया स्माइल वाले, कि जिसमें टीथ भी दिख रहे हैं। हाँ। क्योंकि मेरे से पहले टीथ वाला पोर्ट्रेट किसी ने ट्राई नहीं किया था, अच्छा। तो वो लोगों को और कुछ नया लगा। फिर मैंने उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती गई पोर्ट्रेट में, और वो मैं पोस्ट करती गई। पहले मैंने सिंपल किए, फिर मैंने क्या किया ना, डबल ट्राई किया, कपल। अच्छा। मेरे से पहले कपल भी किसी ने ट्राई नहीं किया था, आर्टिस्ट ने। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे से पहले पोर्ट्रेट के आर्टिस्ट नहीं थे, बट एक लिमिटेशन थी उसमें, कि उसमें एक्सप्रेशंस नहीं थे, हाँ। फीलिंग्स नहीं थी, फेस के फीलिंग्स एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो मैंने डाले, सैडनेस, हैप्पीनेस, फिर डबल,
ट्रिपल, ये सारा मैं ला के आई, मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड किया बहुत सारे लेवल का। तो वो आर्टिस्ट ने, मेहंदी आर्टिस्ट में तो ध्यान आया ही, बट नॉर्मल लोगों को भी ध्यान में आया ये चीज़ कि हाँ ये कुछ अलग दिख रहा है। तुरंत फॉलो किया, तुरंत कमेंट आते हैं ऐसा, और वायरल भी जाता है, बहुत जाता है। मुझे एक पर्सनली मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है ना, वो दुल्हन के आगे जो दुपट्टा हाँ, लटकाया होता है, जो बहुत मस्त है। दुपट्टे की नेट भी दिखती है और उसका फेस फेस भी भी उस दिखता हिसाब से है। ही दिखता है कि आगे नेट है। हाँ, मुझे वो चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगती है। थैंक यू। वो भी एक है, उसी टाइप का ही एक वो लेवल है मेहंदी में, हाँ, कि हर कोई नहीं कर पाता वो चीज़, कि फेस भी दिखाओ, फेस के ऊपर दुपट्टा भी दिखाओ, कि ऐसा लगे कि दुपट्टे के पीछे फेस है, वो हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए, थोड़ा अनुभव चाहिए। लोगों के माइंड में मेहंदी आर्टिस्ट को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेहंदी में करना क्या है, कोन ही तो है, कोन लेके बस ऐसे चला दो, हो गया। कई लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि ये मेहंदी तो हमारे बाजू वाली लड़की भी लगा देगी। तो अब हार्ट ब्रेक हो जाता है कि अच्छा। बाजू वाली लड़की मेहंदी लगा देगी, मतलब क्या? आप भी कोन हाथ में लो, मेरे को जरा लाइन करके दिखाओ, मैं बोलती हूँ। हाँ, लाइन करके दिखाओ, कोन में से लाइन कर, क्योंकि वो भी एक अपनी स्किल है हाँ, कि मैं अगर प्रेशर दूंगी कोन में से तो ही तो वो लाइन निकलेगी ना। जब आप सिंपल लाइन सीधी नहीं कर सकते, और हमको तो शेडिंग करना है, वो दुपट्टा वाला पूरा फेस भी बनाना है, तो हाँ। वो क्या एक आर्टिस्टिक लेवल नहीं है? वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। और अगर आपके पास वाली लड़की कर सकती है तो वो एक सिंपल मेहंदी लगा लेगी। हम जैसी डिटेल्ड में मेहंदी नहीं कर सकते वो लोग, उनके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं ना, तो यही सारी चीज़ देख के आते हैं भाई, कि सीखना है, दुपट्टा वाला फेस सीखना है, या मैम से पोर्ट्रेट सीखना है। हाँ, तो वो लोग आते हैं ना, पहले तो ऐसा सोच के आते हैं कि हाँ मैम हमको दिखाएंगे, हमको तुरंत आ जाएगा। बट फिर वो आते हैं ना, तब उनको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ देखने से नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। इस चीज़ को प्रैक्टिस चाहिए। और आप ऐसे बोल देते हो कि ये तो हम पास वाला लड़के या मेरी बेटी भी कर लेगी, बहुत वो होता है। बट वो समझ जाते हैं फिर वो कि नहीं, जब मेहंदी हमारी खत्म होती है ना 5 घंटे के बाद, तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि यार नहीं कर सकते हो ये चीज़, ये आप ही कर सकते हो। एक चीज़ तो ये भी है कि 5 रुपये का कौन और 50,000 की मेहंदी, एक ये चीज़ भी है। तो उनको भी मैं ये बोलती हूँ कि बाकी का जो पैसा है वो उसकी तो मेहनत है हमारे पास, उसी की तो मेहनत करते हैं। आपके सामने जो 5-6 घंटे बैठ के हम पूरा फिगर, पोर्ट्रेट, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लावर्स जो एम्बोस करके करते हैं, तो उसी का ही तो मनी है। सब लोग, मेरे लग रहा है कि दुनिया में सब लोग इसी का ही तो पैसा ले रहे हैं, हाँ, एक क्रिएटिव चीज़ का, जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते या नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं कर पाते, अच्छे गुड आर्टिस्ट कर सकते हैं। पैसा आर्ट का होता है। हाँ, पैसा कभी हाँ, equipments मटेरियल का नहीं होता। रहता। हाँ, जनरली जो आपने वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है, मोर देन 10,000, और उसमें ऑफलाइन, ऑनलाइन, देसी विदेशी हाँ। सारे तरीके के स्टूडेंट्स। तो जनरली क्या चीज़ों में जो न्यू कमर्स है वो गलतियाँ करते हैं, या क्या चीज़ें वो पहले जब आते उस समय उनको अच्छे से जनरली नहीं ही आता होता? मुझे लगता है ना, तब तक सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स प्रेशर कंट्रोल में करते हैं। कौन का जो सही से प्रेशर कंट्रोल समझ गया ना, उनका काम अच्छा। कौन है, कोई डिज़ाइन है, कहाँ पे, कितना, कैसे, कौन सी डिज़ाइन में कहाँ पे कैसे प्रेशर देना है, वो समझ में आना ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम लाइन करते हैं ना, तो लाइन में अगर आपका प्रेशर कंट्रोल डायरेक्शंस के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, तो आपकी लाइन ढंग की नहीं आने वाली, स्ट्रेट नहीं आएगी, वो गुलू मुलू आएगी थोड़ी। हाँ, तो अगर आप उसको चाहते हो कि एकदम स्ट्रेट आए, तो आपका प्रेशर कंट्रोल विद स्पीड, अच्छा, वो चीज़ अगर बैलेंस हो गई, वो बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तभी वो होएगा, वरना नहीं होएगा। आपका जो कोन जो होता है, वो आप मतलब जो मार्केट से मिलता है वही यूज़ करते हो, या वो अलग से बनाते हो, या कैसे रहता है नहीं वो? नहीं, अलग रहता है। हम लोग अच्छा। पाउडर एंड ऑयल से खुद मिक्स करके बनाते हैं। तो हमको जो कंसिस्टेंसी रखनी है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि कितनी रखनी है हमको। तो वो बाजार में जो मतलब क्या कौन क्या मिले, इफेक्ट होता है, वो अलग अलग रेशियो बाजार अगर वाला लेते हैं तो? कौन बहुत थिक होता है, मोटा होता है, अच्छा, और उसमें से काली काली मेहंदी निकलती है। और आप जो अच्छा। बोल रहे थे वो दुपट्टा वाला फेस, वो हाँ। बाजार वाले कौन से पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर अच्छा। तक पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एकदम स्मूथ कंसिस्टेंस और थोड़ी सी ढीली मेहंदी चाहिए, और वो खुद ही बनानी पड़ती है, अच्छा। तभी वो बनेगी। और उसमें जो केमिकल्स होते हैं हाँ। वो मतलब किसी तरीके से हार्मफुल होते हैं क्या? नहीं, हम टोटली ऑर्गेनिक ऑयल यूज करते हैं। अच्छा,
तो वो मतलब केमिकल्स भी आते हैं, केमिकल फ्री होता है हमारा। आप नहीं डालते हाँ। लेकिन आते हैं सही। हाँ, बाजार वाले कोन में केमिकल ही तो होता है, तभी तो अच्छा। वो 6 महीना पड़ा रहता है तो कलर देता है। हमारा वाला कोन तो 2 दिन पड़ा रहेगा, तीसरे दिन कलर नहीं देगा। वो 2 अच्छा। दिन, हमारे कोन की लाइफ 2 दिन ही है, मैक्सिमम 2 दिन। और बाजार वाला कोन तो अब 6 महीने बाद भी उठाओ तो कलर आता है, तो वो ओके। केमिकल हुआ। तो वो जो अलग अलग लाइट डार्क करने के लिए भी वो मिक्सचर में आप चेंजेस करते हो? नहीं, लाइट डार्क हम प्रेशर से करते हैं। ओके। कंसिस्टेंसी एक ही रहती है, कौन एक ही रहता है, उसका कंट्रोल से हम लाइट डार्क हाँ डिजाइन मतलब वो बनाते हैं। लाइट ड्रॉ किया या थिक हाँ ड्रॉ किया हाँ, वो उसके ऊपर प्रेशर रहता से है। करते हैं, बाकी कौन एक ही होता है। तो वही चीज़ है, कई आर्टिस्ट को यही है, उनको वो सीखने आते हैं ना, तो उनको दिमाग में ये होता है कि मैम 2 कौन यूज करती होगी, एक लाइट के लिए अलग और डार्क। कई बार हम मेहंदी लगाते हैं ना तो भी पूछते हैं आप 2 कौन रखे हो क्या साइड में, हाँ, ऐसे हाँ ऐसे 2-3 कौन तो पड़े ही होते हैं। हाँ 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 तो ऐसे पूछते हैं आप 2 कौन से काम कर रहे हो, नहीं नहीं, कौन तो एक ही है। हाँ। हम प्रेशर से वो चीज़ बना रहे हैं और कि वो डिफरेंस दिखे। ये चीज़ शायद आपने आपके यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड की है, राइट? कौन सा ये वाला? जो कोन वाला जो हाँ प्रोसेस है, है। पूरा कॉर्न मेकिंग का वीडियो भी है और पेस्ट मेकिंग का वीडियो भी है। पेस्ट मतलब जो कॉर्न की पेस्ट है वो कैसे बनानी है, और उसके बाद कॉर्न रोलिंग, कॉर्न कैसे बनाना है प्लास्टिक से। सबसे बेसिक तो एक ही नीड है हमारे बिजनेस में, कॉर्न। अगर आपको कॉर्न Definitely. अच्छे से बनाना आ गया, उसके बाद आपको प्रेशर कंट्रोल सीखना है, जिसके लिए आपको टीचर चाहिए। बाकी जो मेन पार्ट था ना पूरा मेहंदी का, वो तो मैंने यूट्यूब पे ओपन रख दिया है, जिसके लिए मैंने कोई फी नहीं रखी है। आप कोई भी दिख सकता है, वो कोई भी देख सकता है कि हम लोग पेस्ट कैसे बनाते हैं। तो वो तो मैंने सारे आर्टिस्ट को अपने लिए, सारे आर्टिस्ट को देने के लिए एक वीडियो बना के मैंने रख ही दिया है कि इस सिर्फ पेस्ट मेकिंग के लिए कोई पीछे ना रहे। सही बात है। सीखने के लिए तो आपको फी तो पे करनी ही पड़ेगी, हाँ वो तो डिजाइन के लिए इन्वेस्टमेंट बट है। एटलीस्ट आपको एक बेसिक थिंग के लिए किसी से वो करना ना पड़े। और ऐसा मेरे को लग रहा है बहुत ऐसे कोई वीडियो शायद यूट्यूब पे पेस्ट मेकिंग का प्रॉपर वीडियो नहीं है जितना लेंदी और डिटेल में मैंने रखा है। क्योंकि मैंने इवन कितना ग्राम होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए ना, ये भी पूरा मेजर अच्छा। करके, हाँ पूरा मेजर करके बनाना है पेस्ट। ऐसा नहीं कि 2 चम्मच ले लिया, 3 हाँ, चम्मच ये ले लिया, ऐसे नहीं, स्वादानुसार। स्वाद अनुसार नहीं, पूरा प्रॉपर। नमक जितना डालोगे उतना ही हर बार डालना है। हम में नमक नहीं आता, हमें शुगर आता है। हाँ तो कोई डाल मत शुगर, देना फिर हाँ बाद में बोलोगे कलर नहीं आ रहा है, कुछ और आ गया। शुगर, वाटर, ऑयल, पाउडर सबकी क्वांटिटी फिक्स है, सब मिक्स कर देना है, मस्त बढ़िया सा कौन बनेगा। मान लीजिए कि कोई सीख के गया है, अब काफ़ी लोग सीख करके जाते हैं और हर कोई अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं भी हो हाँ, पाता। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मेन रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा होता है कि सीखने के बाद भी कुछ लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं? मेहनत, वो लेवल की मेहनत नहीं करते। जो अगर आप मेहनत करोगे तो आप टॉप पे पहुंच नहीं वाले हो। कोई, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है, अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपका नसीब का दरवाजा नहीं खुल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर आपने मेहनत की, अगर आपने उस लेवल का हार्डवर्क किया कि आप टॉप पे पहुंच पाओ, तो आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। बट हर इंसान की कैपेसिटी नहीं होती कि उस लेवल की वो मेहनत कर पाए। मैंने आपको बोला ना, वो ट्रायल एरर करती थी मैं। लोग क्या करते हैं, एक बार अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं, हाँ फिर सोचते हैं यार ये मेरे से नहीं बनेगा। अब वो सोच लिया कि मेरे से नहीं बनेगा, तो उनसे नहीं ही बनने वाला। बट अगर किसी आर्टिस्ट ने, स्टूडेंट ने ऐसा सोच लिया कि मैं इसको दोबारा ट्राई करती हूँ, तो होगा कि नहीं होगा। तीसरी बार ट्राई करोगे, होगा कि नहीं होगा। वो लोग वही नहीं करते, वो लेवल का मेहनत ही नहीं करते, वो लोग वो लेवल का अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो अटेम्प्ट नहीं करोगे तो होने ही नहीं वाला। आपके जो क्लासेस है वो जनरली कितने पीरियड के रहते हैं? हमारे पास 10 दिन से लेके 3 महीने तक के क्लासेस है, अच्छा, हर अलग अलग लेवल के। तो 3 महीने तक का अगर कोई Full लेता course. है तो वो एक फुल कंप्लीट कोर्स, मेकअप कंप्लीट आर्टिस्ट बन पैकेज जाता आ है। गया। बेसिक टू पोर्ट्रेट सब कुछ हम उनको पूरा नॉलेज देते हैं। हाथ पैर में मेहंदी कैसे लगानी है, पूरा नॉलेज देते हैं। मेहंदी के अलावा और स्टूडेंट्स को आप कौन सी चीज़ सिखाने के पीछे थोड़ा प्रेशर देते हो कि नहीं ये मेहंदी तो सीखनी ही है, साथ में ये भी आपको सीखना ही पड़ेगा, वो आप सिखाते भी हो, वैसा कुछ है? जैसे आपने बताया ना कि एजुकेशन ने आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प हाँ, की, तो कम्युनिकेशन तो है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हाँ, है। है।
उसके अलावा कम्युनिकेशन भी आप सिखाते भी हो, कुछ और चीज़ें भी आप उनको सिखाते हो कि नहीं ऐसे बैठना है, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे हाँ बोलते हैं, सारी स्किल चीज़ें? स्किल हम सिखाते हैं, ये चीज़ सिखाते हैं हम है ना। जैसे कोई आया, कोई स्टूडेंट हमारे पास सीखने, तो कई लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता है, मैम आपके साथ हम काम पे ले जाओगे, आप हमको आपकी टीम में शामिल करोगे, ऐसे हमको काम मिलेगा आपसे, ऐसे पूछते हैं। मैं बोलती हूँ हाँ 100% मिलेगा। आप अगर मेरे सिटी के स्टूडेंट हो तो मेरे सिटी में ऑर्डर होंगे तो मैं आपको ले ही जाऊंगी। तो मैं ले जाने से पहले, कोर्स ख़त्म होने के बाद और टीम में ऐड करने से पहले उनका एक पूरा क्लास लेती हूँ। अच्छा। हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट का, कि भाई आपको क्लाइंट के वहाँ पे गए तो आपको बातचीत कैसे करनी है, आपको साथ में क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, वहाँ पे जाके आपको बिहेव कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना है। क्योंकि देखो हर क्लाइंट का नेचर सेम नहीं होता, कई लोग आपकी बात को गलत तरीके से भी लेते हैं, सही बात कई है। लोग रूडली भी बात करते हैं, क्लाइंट रूडली बात करते, तो आप उसको शांत दिमाग से बात करो, उनके साथ सॉफ्टली बात करो, वो मान जाएंगे। तो हम फिर कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसा आपका स्टाइल होना चाहिए। हम नॉर्मली ट्रेडिशनल स्टाइल ही लगते हैं, नो जीन्स अलाउ नहीं करते ऑर्डर पे, पूरा ट्रेडिशनल में। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप गेस्ट हो कि मेहंदी आर्टिस्ट हो, सही बात। ऐसे तो हम घुल मिल जाते हैं क्लाइंट के वहाँ पे, पता ही नहीं चलता। हम एक कलर का यूनिफॉर्म जरूर रखते हैं कि भाई चलो आज येलो थीम है तो सबने येलो कलर के कपड़े पहने, पिंक है तो सबने पिंक पहने, ऐसे एक थीम रख देते हैं। बट वहाँ के जाके हम इतना घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम एक मेहंदी आर्टिस्ट है। और क्लाइंट लोग भी हम बहुत खुश होते हैं इस चीज़ के लेके। वहाँ जाके हमें कुछ भी चीज़ नहीं मांगते, हम अपना कैरी, पिलो, फिर मेहंदी, कोन, जो भी हमको चाहिए पूरा सामान हम उठा के, इवन ये स्टैंड भी हम उठा के लेके जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा। हाँ, मेरे इंस्टा में कितनी सारी रील है जो मैं यही सेम स्टैंड लेके उठा के लेके जाती हूँ, अपने फ़ोन लगा देती हूँ, रिकॉर्ड हो जाता है मेरा। नहीं, और फिर वही चीज़ पिलो वगैरह भी वो सब लेके जाते हैं। अच्छा। पिलो भी लेके जाना है, क्योंकि हर किसी के वहाँ पे घर पे सेम पिलो नहीं होता ना। हाँ। किसी का सॉफ्ट पिलो रहता है, सॉफ्ट पिलो में तो हाथ अंदर चला जाएगा, तो हम मेहंदी कैसे रखेंगे। हमको भी तो झुक झुक के काम करना है, हमारा भी तो ये नेक पूरा बैक रह जाता है। तो मेहंदी आर्टिस्ट को ये भी तकलीफ होती है, पूरा बॉडी पेन होता है आफ्टर। Definitely होता है, definitely। हाँ, बहुत झुक के खास कंटिन्यूसली करके ये नेक, अगर आपने नेक की एक्सरसाइज नहीं की तो आपका नेक गया काम से। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा दिन सही रहता है, बट अगर जब आप बैक टू बैक काम करते हो ना, आपको नेक की एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज चाहिए। हमको सेम चीज नी और कमर की तकलीफ आती है। तो हमको ये चीज़ आती है। तो मतलब किसी ना किसी बिजनेस में किसी ना किसी बॉडी का पार्ट तो घिसने ही वाला है। डेफिनेटली। बिना मेहनत का कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप ऐसे सोचो, मैं कुर्सी पर ऐसे बैठी हूँ, मेरे को ऑर्डर आ जाए, मैं ऐसे मेहंदी लगा लूँ और हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो पेट बढ़ेगा ना। तो पेट बढ़ेगा, तो पेट बढ़ेगा, पर कुछ आप ना कुछ काम तो ही नहीं दिक्कत कर रहेगी सकते ना, काम ही नहीं कर सकते बिना मेहनत का। ऐसा कोई काम इस जीवन में या इस दुनिया में है ही नहीं जो आपको बिना मेहनत का ऐसे बैठे बैठे मिले। डेफिनेटली करना ही पड़ता है। मेहंदी वैसे जो आर्ट फॉर्म है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कुछ हो गया, गलती हो गई तो चलता है मेहंदी में। अच्छा। हाँ, नहीं, अगर मान लीजिए हाथ आपने ऑलमोस्ट भर दिया है, आप पोर्ट्रेट कर रहे हो, हाँ, और फिर वहाँ कहीं कुछ गलत हो जाता वही है। तो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम अगर होती है, अगर कोई गलती होती है तो किसी को पता ही नहीं चलता। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मेहंदी आर्टिस्ट अभी लोगों के नज़र में इसीलिए नहीं आई, या वो उस लेवल का रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं मिला शायद, क्योंकि मेहंदी मतलब कुछ भी लगा के चले जाना, यही हाँ, मीनिंग था। कोई ध्यान से नहीं देखता। कोई ध्यान से नहीं देखता, वही तो। और हमने उस चीज़ को अब हम एकदम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर वो चीज़ आपको पता चल गई तो वो क्लाइंट को, वही तो कि अभी वो नोटिस होने का स्टार्ट अब हुआ है। कभी ऐसा सुना है क्या किसी ने गलत नाम लिख दिया हो या वैसा कुछ? गलत नाम कब नहीं पता चलता, कई बार क्लाइंट को नहीं पता चलता ये चीज़, अगर हम बताते हैं तब उनको पता चलता है, बाकी क्लाइंट को नहीं पता चलता। तो मतलब अगर गलती होती भी है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं। मैं तो कर लेती हूँ। अगर समझ लो मैंने ऐसे 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 पोजीशन वाली फिंगर्स बनाई, ठीक है ना। आप वो जो राजा महाराजा मुगल वाली स्टाइल में जो पेंटिंग बनाते थे पेंटर, तो आप उसमें हाथ की फिंगर्स की नजाकत देखना। हाँ, ऐसे कर दिया या ये तरीके के कुछ। और अब वही चीज़ आप मेहंदी आर्टिस्ट जो फिगर में ड्रॉ करते हैं ना, उसमें देखना वो नजाकत नहीं है, मिसिंग है। हाँ। तो वो क्लाइंट को नहीं पता चलता। आपने जैसे वो क्वेश्चन पूछा ना, वो हाँ। कि उनको ये नहीं पता चलता कि उसने हाथ गलत बनाया, पैर गलत बनाया। मेहंदी आर्टिस्ट को उस लेवल का, मतलब सबको नहीं, जो बिगिनर होता है वो उनको वो लेवल का आता ही नहीं है हाथ बनाना। और आप हमारे देखना, जो अच्छे आर्टिस्ट हो ना, उसके फिगर की फिंगर्स देखना एकदम रियल दिखेगी।
हाँ तो वो लोग, हम लोग फिंगर में भी काम करते हैं, फिंगर में नाखून में भी काम करते हैं कि नाखून भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा एकदम रियल दिखना चाहिए हमारा। और अगर उसमें गलती है तो वो भी हम कवर कर लेते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, वो कवर कर लेते कुछ भी करके। तो वो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस कि नॉर्मल आर्टिस्ट और एक अच्छे आर्टिस्ट में। अगर आपको करेक्ट करना है, फिंगर देखो, फिगर का पता चल जाएगा। और जैसे आपने एक चीज़ तो मेरे को बताया कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज आते हैं, हाँ, आते हैं। एक मेहंदी आर्टिस्ट को और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? जब सीजन होता है ना नवंबर टू फरवरी का, तो बैक टू बैक इतना मतलब काम होता है कि एक तो नींद कम होती है रात को हमारी, खाने का टाइम नहीं रहता ढंग से, खा लिया तो बहुत पेट भर के खा लिया, भूखे रहे तो भूखे रहे, और ऐसे बैठे बैठे झुक झुक के काम करना है। आपका पूरा पेट की सिस्टम भी खराब हो जाती है, पूरा आपका स्पाइन जो होता है उसकी सिस्टम भी खराब हो जाती है। बैठे बैठे मोटापा भी बढ़ जाता है सीजन में। फरवरी के बाद मैं वेट लॉस करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा नवंबर तक हो जाता है, नवंबर से फरवरी फिर से वेट गेन हो जाता है और फिर से लॉस करना पड़ता है। ये हमारा उल्टा होता है, आपका उल्टा होता है। फरवरी तक सारी पैंट ढीली होने लगती है, हाँ फिर जैसे अक्टूबर आता है ना, हाँ उसके बाद वहाँ तक टाइट हो गई होती है सारी हाँ, पैंट, हाँ, 2 इंच टाइट हो जाती है, हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होता है वापस से। अच्छा, तो वो साइकिल हमारा वैसा है क्योंकि हमको दौड़ना पड़ता हाँ, आपको खड़े रह के करना है, इसलिए जी। वेट लॉस होता है। है। हाँ और हमको बैठे बैठे करना है, इसलिए हमारा हाँ वेट गेन होता है। और शादियों में तो पता है आपको, मिठाई हाँ मिठाई सब भर के रखा होता है खाने में, तो हम तो खा लेते हैं, मीठा बहुत पसंद है। हाँ। तो बैठे बैठे वेट गेन हो ही जाता है। नहीं, उस टाइम पे कैसा होता है ना, जो जब मिला तब खा लेना ही पड़ता है। हाँ, वो पड़ता अगर है। नहीं खाया तो वो और गया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि भूखे रहना पड़ा है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट ने वहां जाके पानी तक भी ऑफर नहीं किया कि पानी पियोगे, खाना खाओगे। सुबह 8 बजे से समझ लो स्टार्ट किया, शाम को 5 बज जाते हैं, वो पूछते भी नहीं है लंच का। कई बार ऐसा होता है, बट थैंक गॉड कि ऐसा मेरे साथ बहुत कम हुआ है, या 1-2 केस में हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें प्राइसिंग का इश्यू है क्या? हाँ है, बहुत है। और ये तो सिर्फ मेहंदी आर्टिस्टों में नहीं है, वो हर टाइप के आर्टिस्टों में है आई थिंक, मेरे हिसाब से। जैसे कि डेफिनेटली। मैंने मेहंदी सीखा, कोई 500 का मेहंदी लगा रहा है, मैं 400 में लगाऊंगी ताकि मुझे काम मिले। ऐसे कैसे करते, वो प्राइसिंग का इश्यू रहता है। बट अगर आप अच्छे पोजीशन पे आ गए तो आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। बिगनर को ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है कि एरिया में जितने भी आर्टिस्ट है उसको ऐसे फरियाद आती है कि भाई ये तो 300 में भी लगाने के लिए रेडी है, आप हमको 200 में लगा दो या 250 में लगा दो। ये इश्यू रहता है, और ये मेरे को लग रहा है कि हर किसी में होगा, कंपटीशन। लेकिन बिगिनर और इंटरमीडिएट जो बीच के होते हैं उनको ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है। यस, करना पड़ता है। तो आई एग्री। कैसे कर सकते हैं जिससे मैं तो आप स्टूडेंट अभी को वही बोलती हूँ कि आप अपना बेस्ट दो, थोड़ा सा नॉर्मल आर्टिस्ट से काम अच्छा करने लगो तो आपको क्लाइंट भी उस लेवल के मिलते हैं। मैं हर बार ये चीज़ स्टूडेंट को बोलती हूँ कि अगर आप काम लोअर करोगे ना तो आपको वो वाले क्लाइंट ही मिलेंगे जो आपका पेमेंट देने के लिए सक्षम हो। अगर आप और अच्छा काम करोगे तो आपको मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले क्लाइंट मिलेंगे। अगर आप बहुत अच्छा काम, आपको हाई फाई क्लाइंट मिलेंगे। तो मेरा क्लाइंट बेस तो पूरा अलग हो गया। हाँ। हमारे मोस्टली क्लाइंट पैसों के सामने देखते ही नहीं है कि भाई आपका ये पेमेंट हुआ है, लो मिडल मैन हो गया। हाँ, पहले हम बात कर लेते कि आपको कौन सी वाली मेहंदी लगवानी है, 15 वाली, 20 वाली, 25 वाली, 50 वाली, कौन सी वाली लगवानी है। बट उनका बजट मोस्टली हाई रहता है। या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अपने सिटी में, अहमदाबाद में जो भी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनकी सारी ब्राइडल होती है हमारे पास। नॉर्मल, अगर जब उनका पूरा बैकअप ही नॉर्मल नहीं है तो आर्टिस्ट भी नॉर्मल नहीं रहता। हाँ। मतलब अच्छे घर की ब्राइड हमको मिलती है। ये मैंने देखा है पिछले 5 साल के अपने करियर में कि मेरा क्लाइंट बेस कैसे चेंज हुआ। अच्छा, अपने लेवल के साथ क्लाइंट का भी लेवल बढ़ता जाता है। बढ़ता है। क्योंकि मैं ऐसे बोलूँ कि मैं अभी, मेरी मेहंदी ब्राइड 15,000 से स्टार्टिंग है, तो अभी कोई नॉर्मल घर का वो Afford है, ही नहीं वो कर 15,000 सकता। एफोर्ड ही नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। वो 1500 वाली मेहंदी ही लगाएगा। जो बिजनेस पार्ट है, अब मेहंदी आर्टिस्ट जनरली मेहंदी तो सीख लेते हैं, हाँ, लेकिन शायद जो बिजनेस पार्ट है उसमें थोड़ा सा वो कहीं पर लैग करते हैं कि अच्छे से अपने आप को प्लेस नहीं कर पाते, प्राइस नहीं कर पाते, अच्छे से अपनी आर्ट को सेल नहीं कर पाते। होता है ऐसा। कई ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट है कि 20-25 सालों से मेहंदी लगा रहे हैं और वैसी ही लगा रहे हैं जैसे पहले लगाते थे, उसमें चेंजेस आया ही नहीं डिज़ाइन में। तो प्राइसिंग में भी तो
चेंजेस नहीं आएगा, पोजीशन में चेंजेस नहीं आएगा आपका। नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जो बिजनेस पार्ट है ना, कि एक सस्टेनेबल लाइफ अचीव करना, थोड़ा पैसा बना पाए, जैसे आपने तो पूरा एम्पायर खड़ा किया है आपका, ये भी इवन हम जहाँ बैठे वो आपका डिज़ाइनर स्टूडियो खुद का ही है। हाँ। तो उस लेवल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी कुछ थोड़ी टिप्स दीजिए कि किस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो अच्छा हाँ। सक्सेसफुल बन सके। सेविंग्स बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया मेहंदी का, मैंने अपना 90% मनी सेव किया है, सिर्फ अच्छा। 10% मैंने खर्च किया। तो वो जो 90% मैंने बचाया, उसमें से मैंने पूरा पैसा बचा के अपनी ऑफिस खरीदी, अपना घर का खुद का घर बहुत अच्छा बनाया और ये स्टूडियो खोला, गाड़ी ली, मतलब सब कुछ। तो ना सेविंग करना बहुत जरूरी। कई फीमेल्स की ऐसे आदत होती है ना कि पैसे आए नहीं उड़ाए नहीं, और या शॉपिंग के पीछे लाखों रुपये खर्च कर दिए। तो ऐसा मत करो, पहले सेविंग करना बहुत 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 ज़रूरी है। सेविंग करोगे तभी तो दूसरा बिजनेस आप खोल पाओगे, वरना कैसे खोल पाओगे। तो कोई भी न्यू कमर आर्टिस्ट है आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी में, तो उसको इस चीज़ का प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? जनरली तो मैं यही बोलती हूँ कि आप टीम में ऐड हो जाओ, काम करने का स्टार्ट करो, तो आपको वो चीज़ ध्यान में भी आएगा कि क्लाइंट के वहाँ पे जाके आपको काम कैसे करना है, या मैम कैसे डील करती है, आप वो देखो, नोटिस करो। तो वो खुद धीरे धीरे देख देख के सीखने का स्टार्ट हो ही जाते हैं। वो जिनका कैचअप पावर है ना, वो तो देख के ही समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है। फिर वो धीरे धीरे अपने अपने ऑर्डर्स भी लेने का स्टार्ट करते हैं, अपना खुद का ग्रोथ भी वो करने का स्टार्ट करते हैं। और मैं तो सबको बोलती हूँ कि करो, अपना खुद का भी काम करना है करना आपको, चाहिए। सिर्फ मुझ पे डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड काम होता है, अपना खुद जितना मैं हो सके या मैं कर पाऊँ या मेरी टीम कर पाए उतना ही मैं लेती हूँ। बाकी दुनिया में काम कितना है, जब वेडिंग की सीज़न होती है कितना काम होता है। तो वो धीरे धीरे करने का स्टार्ट करते हैं और अपने बलबूते पे करने का स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत ऐसे अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट है जो सीख के गए हैं और अभी मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा। बेटर पोजीशन पे है। और जो कोई भी इस इंडस्ट्री में नया आया है, वो किस तरीके का प्रैक्टिस कर सकता है घर पे बैठे, अगर ऑफ सीज़न में बैठे हैं तो क्या उनको ऐसे करना चाहिए जिससे उनका वर्क और इम्प्रूव कर सके? वैसी क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? मैंने कुछ लर्निंग्स वीडियो रखे हुए हैं, यूट्यूब पे भी रखे हुए हैं, थोड़े इंस्टाग्राम पे भी है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि वो ऐसे टाइप की वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो और उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। देखोगे तो ही समझोगे, तो ही करेक्ट कर पाओगे और तो ही आगे वो डिज़ाइन और अच्छी होती जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कोई डिज़ाइन सिखा दी, तो आप पहली बार अटेम्प्ट करो तो उतनी अच्छी नहीं आएगी, दूसरी तीसरी Definitely. फोर्थ अटेम्प्ट में वो और अच्छी आएगी। करते रहोगे तो हो जाएगा। और मैंने एक दो वीडियोस है मेरे यूट्यूब पे ऐसे जो मैंने ओपन रखे हैं। एक पेस्ट मेकिंग, जो सबसे बड़ा सीक्रेट कह सकते हैं हम अपना, क्या चीज़? पेस्ट मेकिंग, कोन कैसे बनाना है। हम लोग बाहर का कोन यूज़ नहीं करते, बाजार का अच्छा। जो बाजार में 5 रुपये वाला कोन मिलता है ना, वो हम यूज़ नहीं करते। हम खुद की मेहंदी खुद बनाते हैं, अच्छा। पूरा मेहंदी हम खुद से बनाते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है ना, वो यूट्यूब पे ओपन अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, वैसे आपकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लिंक्स तो हाँ, मैं नीचे हाँ, रख ही दूंगा। हाँ, उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे बनाना है, रेसिपी, इन शॉर्ट पेस्ट मेकिंग की रेसिपी पूरा मैंने बना दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट उस वीडियो को देख के अगर पेस्ट बनाता है, उनका पेस्ट अच्छा ही बनेगा 100%, ओके। या और- बेटर बनेगा जो बनाता है उनसे। और एट द एंड जो न्यू कमर्स है, जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, उनको अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहो, कुछ मैसेज देना चाहो? मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार न्यू कमर्स ऐसा सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे, बट मेहंदी भी अभी इतना डिटेल्ड वाला सब्जेक्ट हो गया है कि हर कोई खुद से नहीं कर सकता, या 0.01% भी कोई ऐसा है तो है, बाकी नहीं है। बाकी 99% आपको सीखना ही पड़ता है। तो अगर आप अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, माय एडवाइस कि आप एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट से क्लास लो। सीखोगे, समझोगे, गलतियां समझोगे तो ही बेटर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। अकेले अकेले चलोगे, या समझ लो आपके सामने 3 रास्ते हैं, आपको नहीं पता आपको कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सा रास्ता मेरे जर्नी के एंड में आएगा। बट अगर आपके साथ कोई टीचर है, आपको बता दे कि ईस्ट साइड जाना है, तो आपका काम शॉर्टकट नहीं हो जाएगा। 4 डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन तो आपको मिल गया ना कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी तो मेरा काम ही। इसीलिए टीचर होना जरूरी है। मेहंदी सीखने में भी टीचर होना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। सीखना ही चाहिए।
So I think we are Hmm. good. Good. Thank you so much for your time. Thank you. Welcome. Nice to meet you.